नमस्कार किसान भाई और बहनों, कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। दलहन के क्षेत्र में साथ काम करेंगे भारत और अर्जेंटीना। अब नाबालिग किसानों को भी मिलेगी सहकारी गन्ना और चीनी मिल समिति की सदस्यता। सरसों की बुआई 7 गुना ज्यादा। दैवीय आपदा प्रभावित किसानों को 15 से 30 दिन में मिलेगी मदद। सूखे से प्रभावित किसानों से बिजली बिल और भू राजस्व वसूली स्थगित। किसान हेल्प डेस्क की होगी स्थापना। और गन्ने के साथ सह फसल बोए किसान, बढ़ेगी आमदनी। और अब कृषि समाचार विस्तार से। अर्जेंटीना और भारत के बीच कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन पार्टनरशिप हो सकती है। खास तौर पर दलहन की फसल में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसे में खेती से जुड़े हर मुद्दे, हर संभावना पर दोनों देशों के बीच क्या अहम कदम हो सकता है, इस पर मंथन हुआ। अब नाबालिग गन्ना किसानों को भी सहकारी गन्ना अथवा चीनी मिल समिति की सदस्यता मिलेगी। गन्ना आयुक्त संजय आर भुसरेड्डी ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सहकारी गन्ना व चीनी मिल समितियों में पंजीकृत गन्ना कृषक सदस्यों में से प्रतिवर्ष आकस्मिक दुर्घटना से माता पिता का साया बच्चों पर नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में नाबालिग बच्चों के नाम जमीन व गन्ने की खेती होते हुए भी 18 वर्ष से कम आयु होने के कारण उन्हें समिति की सदस्यता नहीं मिल पाती है। अब ऐसे नाबालिग वारिस गन्ना कृषक अथवा नए नाबालिग गन्ना कृषक को संबंध सदस्य के रूप में सहकारी गन्ना अथवा चीनी मिल समिति की सदस्यता देने के निर्देश दिए गए हैं। रबी फसलों की बुआई अच्छे तरीके से शुरू हो गई है। 14 अक्टूबर तक सरसों के रकबे में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले साल की समान अवधि में 69,000 हेक्टेयर की तुलना में इस बार करीब 4,30,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई है। रबी की मुख्य फसल गेहूं के क्षेत्रफल में भी पिछले साल की तुलना में कम से कम 10% बढ़ने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं पर बीमा कवर प्रदान करने के लिए समयावधि तय कर दी है। दैवीय आपदा बीमा कंपनियों को किसान के आवेदन के बाद अधिकतम 30 दिन में तात्कालिक सहायता या संपूर्ण बीमित राशि मुहैया करानी होगी। वहीं ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, बिजली गिरने से फसलों में लगने वाली आग जैसी स्थानीय आपदा के लिए यह समय 15 दिन रखा गया है। योगी सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों की भी चिंता खत्म की है। उनको बड़ी राहत देते हुए भू राजस्व की वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन न काटने का आदेश दिया गया है। किसानों को सिंचाई में कोई समस्या न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित का आदेश दिया गया है। तो किसान भाई और बहनों, ये थे कृषि समाचार और अब नजर डालते हैं कुछ मंडियों के ताजा भाव पर। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,390 रुपए, उन्नाव में 2,380 रुपए और बाराबंकी में 2,370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। चावल लखनऊ में 2,430 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,400 रुपए, उन्नाव में 2,390 रुपए और बाराबंकी में 2,350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से देखा गया। आलू लखनऊ में 1,820 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,830 रुपए, उन्नाव में 1,850 रुपए और बाराबंकी में 1,810 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। प्याज लखनऊ में 1,610 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,650 रुपए, उन्नाव में 1,660 रुपए और बाराबंकी में 1,650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से देखा गया। टमाटर लखनऊ में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3,250 रुपए, उन्नाव में 3,240 रुपए और बाराबंकी में 3,150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार व मंडी भाव। आइए अब सीधे जुड़ते हैं कृषि दर्शन के सजीव प्रसारण से। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has helped entrepreneurs from procurement to processing and packaging to marketing, increasing their organic business.
स्कीम ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ We procure organic ginger, turmeric, Naga King chili from FPOs. This infrastructure has facilitated the transformation of black aromatic rice to cupcakes and turmeric and ginger to powder and flakes. Packaging, branding and marketing initiatives have enhanced income. Come, join the organic entrepreneurial movement that has added a smile to every face. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Crops Pure, empowered entrepreneur. सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
कि आपने कहा कि बीज बहुत प्रमुख होता है, तो हमारे किसान बहन भाइयों को बीज उत्पादन के लिए बीज मिलेगा कहाँ से? क्या उद्यान विभाग की कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत उनको बीज मिल सकता है? जी हाँ, उद्यान विभाग पूरे प्रदेश का एक अकेला विभाग है जो आलू बीज पैदा करता है, और वो भी आधारित प्रथम श्रेणी का और आधारित द्वितीय श्रेणी का। सरकार द्वारा ये जो आलू बीज है किसान भाइयों को नगद मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि जो ब्रीडर बीज है वो भारत सरकार प्रदेश सरकार को देती है। प्रदेश सरकार मतलब उद्यान विभाग, और उद्यान विभाग जो हमारे सरकारी फार्म है वहाँ पे हम ब्रीडर बीज लगाते हैं, और उस से जो उत्पादन होता है वो जो आलू उत्पादक हैं, आलू बीज उत्पादन से जुड़े लोग हैं, आलू उत्पादन करने वाले एफपीओज हैं, उनको नगद मूल्य पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान बहन भाई हैं, चाहे वो आलू उत्पादन करें या कोई और फसल करें, तो जो उन्हें कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो क्या उद्यान विभाग की कोई ऐसी योजना है जो आलू उत्पादकों को कृषि यंत्र उपलब्ध करा सके? जी हाँ, एक एकीकृत बागवानी विकास मिशन नाम की योजना है, जिसके माध्यम से आलू उत्पादक भाई और अन्य जो औद्यानिक फसलें करते हैं वो मशीनीकरण कार्यक्रम है, उसमें वो फ़ायदा ले सकते हैं। मैं आपको प्रमुख रूप से बताऊं, चूँकि उद्यान विभाग के माध्यम से योजना है, और आलू की खेती के लिए या अन्य औद्यानिक फसलों की खेती के लिए छोटे ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। तो इसमें 20 HP से कम ट्रैक्टर अगर लेना है किसान भाई को, तो उसमें जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है उद्यान विभाग का, upHorticulture.gov.in, इस पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर है, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो आलू उत्पादन में छोटे किसान होते हैं, मंझोले किसान होते हैं, जिनकी जमीन बहुत कम होती है, तो ऐसी दशा में उनको यंत्र लेना उनमें भारी भरकम पैसा लगता है, तो अगर हम लोग समूह बना करके ले तो उसमें हम लोगों का हिस्सा भी कम हो जाएगा और बढ़िया काम हो जाएगा। तो समूह के लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जो भी यंत्र आपको लेना है वो उसके लिए आवेदन आप समूह के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप कृषक उत्पादक संगठन भी बना सकते हैं, और उसके माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, समूह के माध्यम से? जी हाँ, कृषक उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह या व्यक्तिगत किसान कर सकता है। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होगा, जिसमें कुछ खेती के मतलब खेत का जो खतौनी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल फोन नंबर चाहिए, प्रमाणीकरण हो आपका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण के बाद जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद किसान भाई वो यंत्र खरीद लेंगे, और उसको जब यंत्र खरीद लेंगे उसका सत्यापन के बाद जो अनुदान का पैसा है वो उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित कर दिया जाता है। जी, जो योजनाएं होती हैं उद्यान विभाग के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, तो इनका जो अनुमन्य अनुदान है, जैसे आपने बात की, तो इसका भुगतान क्या डीबीटी के माध्यम से भी होता है या कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है? हाँ जी, इसमें कुछ कार्यक्रम हैं जिनमें किसान भाइयों को काइंड डीबीटी के माध्यम से सहायता दी जाती है। अच्छा। अब चूंकि आज का कार्यक्रम आलू उत्पादन से जुड़ा है, तो आलू उत्पादन के बारे में तो नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र विस्तार के कार्यक्रम है जो औद्यानिक फसलें हैं, खासकर केला जैसे है या सब्जी बीज है, उसमें किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी के केले के टिश्यू कल्चर के पौधे विभाग द्वारा क्रय करके अनुदान के रूप में दिए गए हैं। क्योंकि अब तो समय खत्म हो गया, आने वाले सीजन में जो किसान भाई इसका फायदा लेना चाहते हैं तो विभाग का जो पोर्टल है उस पर वो आवेदन करके उसका फायदा ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि भाई अगर खेती कर रहे हैं तो आप अगर उन्नतशील खेती करें, उन्नत तकनीक से करें, तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आलू उत्पादन हम कर रहे हैं तो किस तकनीक से करें जिससे हमारे आलू उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त हो? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो भी हम खेती करेंगे अगर अच्छी तकनीक होगी तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। तो जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे गुणवत्ता युक्त बीज का,
गुणवत्तायुक्त बीज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है अच्छा उत्पादन करने के लिए। तो हमें बीज का अच्छा चुनाव करना है, समय से उसकी बुआई करनी है, जो संस्तुत मात्रा में उर्वरक चाहिए उतना उर्वरक हमें प्रयोग करना है, सिंचाई के साधन जो चाहिए उस हिसाब से प्रयोग करना है, कीट एवं रोग के नियंत्रण के लिए जो संस्तुत रसायन हैं उनका प्रयोग करना है, और सही समय से अगर उनका नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो हमारा नुकसान भी होगा। तो इस प्रकार अगर इन सभी चीज़ों का समावेश करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। जी जी डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने ये सुना था कि टिश्यू कल्चर से केले की खेती की जाती है और अन्य खेती भी की जाती है जैसे, लेकिन अब सुना है कि आलू की भी खेती टिश्यू कल्चर से की जा सकती है, तो ये कैसे संभव है? हाँ, अभी एक नई तकनीक आई है, एरोपोनिक तकनीक है, और दूसरी तकनीक का नाम है एपिकल रूटेड कटिंग। टिश्यू कल्चर से पौधे बनाए जाते हैं, आलू के टिश्यू कल्चर के पौधे बनाए जाते हैं, और उन पौधों को एरोपोनिक तकनीक के माध्यम से उनको लगाया जाता है, फिर उसमें कंद छोटे छोटे बनते हैं, या उसको हम नेट हाउस में लगाते हैं और फिर उनकी कटिंग तैयार करके सीधे खेत में रोपाई करते हैं, तो उनसे कंद पैदा होता है। वो कंद जो है वो आलू बीज ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसका जो आने वाले वर्षों में जो उत्पादन होगा उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये नई तकनीक है, आने वाले समय में टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे से आलू बीज तैयार किया जाएगा और किसान भाई उससे उसका ज़्यादा फायदा पा सकेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, एक ईमेल के माध्यम से एक हमारे दर्शक हैं राम रक्षा सिंह पटेल, ये सारनाथ वाराणसी से, ये जानना ये चाह रहे हैं कि इनके पास सिंचाई से संबंधित जो यंत्र हैं वो नहीं है, तो क्या कोई ऐसी सिंचाई के साधन उपलब्ध उद्यान विभाग के द्वारा कोई योजना है जिससे इनको मिल सकते हैं? जी हाँ, प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है, पर ड्राम मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कार्यक्रम है, जिसमें छोटे एवं मझोले किसानों को ड्रिप संयंत्र, ड्रिप सिंचाई पद्धति लगाने पे 90% की छूट है, और जो बड़े किसान हैं उनको 80% की छूट है। तो ये होता क्या है कि आलू में अगर ड्रिप सिंचाई, जिसको टपक सिंचाई कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाएगा तो आलू का उत्पादन बहुत अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी। इसमें किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक कई अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो ड्रिप संयंत्र लगाती है, ड्रिप की स्थापना करती हैं। किसान भाई उसका चुनाव कर सकते हैं और उस सिस्टम को लगा करके सरकार द्वारा दी जा रही 90% अनुदान जो है वो किसान भाई उसका फ़ायदा पा सकते हैं। इसी प्रकार अगर उनको स्प्रिंकलर बौछारी सिंचाई का सिस्टम लेना है, उसमें छोटे और मझोले किसानों को 75% का अनुदान है और बड़े किसानों को 65% का अनुदान है। तो इस प्रकार प्रदेश का कोई भी आलू के साथ साथ दूसरी फसल करने वाले भी किसान इसका फायदा ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे हम आलू की खेती कर रहे हैं तो हमें किस तरह के सिंचाई के संसाधन चाहिए होते हैं? ड्रिप चाहिए कि स्प्रिंकलर चाहिए, किस तरह? आलू के अच्छे उत्पादन के लिए बेहतर होगा ड्रिप सिंचाई सिस्टम का प्रयोग किया जाए, और उसके साथ साथ फर्टिगेशन जो है, जो घुलनशील उर्वरक है, वो ड्रिप के माध्यम से दिया जाए। तो इससे होगा क्या कि बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू पैदा होगा और उत्पादकता जो अभी औसतन 250 कुंटल पर हेक्टेयर का आता है, ये बढ़कर के 350-400 कुंटल तक जा सकता है। तो इसलिए ड्रिप सिंचाई बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। जी, ईमेल के माध्यम से एक दर्शक है हमारे रामजी पटेल चित्रकूट से, ये जानना चाहते हैं कि आलू की खेती के लिए हम बीज का शोधन किस तरह से करें, क्या सही तरीका है? आलू बीज का शोधन जो है हमें 2 बार में करना चाहिए, सही मायने में देखा जाए। अभी जो आलू लगाने वाले हैं इसके लिए कई फंजीसाइड्स हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। एक प्रमुख फंजीसाइड है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब। इसकी 250 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल लें और जो हमारा कंद है जो हमें बुआई करनी है उसको डिप करके फैला दें और छायादार स्थान पर रखें, फिर उसको अगले दिन हम बुआई कर दें। अगर आप डिप नहीं कर सकते हैं तो वो जो हमने 250 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोला है उसको हम स्प्रेयर से भर कर पूरे आलू बीज पे छिड़काव कर दें, उसके अगले दिन हम बुआई करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जब आलू की खुदाई होती है, खुदाई के बाद हमें
ये निर्धारित करना है कि इस बीज को अगले वर्ष हम बीज में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। तो उसका शोधन हमें बोरिक एसिड एक रसायन है जो 3% का घोल बनाते हैं, उससे उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उस बीज को कोल्ड स्टोर में भंडारित करना चाहिए। उसके बाद अगले साल हमें उसका बीज में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सावधानी अगर बरतेंगे तो हमारा आलू का अच्छा उत्पादन होगा। अच्छा साहब, जैसे बीज शोधन हमने कर लिया, फिर बुआई का तरीका क्या होना चाहिए, दूरी कितनी रखनी चाहिए, इस बात का हमारे किसान बहन भाई क्या ध्यान रखें? जी, अब तो आलू की जो बिजाई है वो तो मशीनें आ गई हैं जी। बेहतर है कि 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर इस तरह इसके आधार पे हमारी जो मशीन है तो हमारा अच्छा उत्पादन होगा और इससे हमारा बीज भी कम लगेगा और उत्पादन एक निर्धारित जो दूरी जो मैंने बताई है उस दूरी पे रखेंगे तो करीब 35 कुंटल पर हेक्टेयर सीड लगता है जी। तो इससे हमारा उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बीज में भी बचत होगी। तो ये दोनों में हो सकता है, जो चाहे हम खाने के लिए कर रहे हैं या बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं? जी, खाने वाले के लिए भी और बीज के लिए, बीज की मात्रा बराबर ही लगेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रजातियों में क्या कुछ अंतर आता है कि जो खाने वाले आलू के लिए हम प्रजातियां कर रहे हैं या फिर बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं, तो या प्रजातियां सब से? प्रजातियां एक ही हैं। कुछ अगेती प्रजातियां हैं जो कम अवधि की होती हैं, कुछ मध्यम अवधि की होती हैं, कुछ देर से जो मैच्योर होती हैं वो प्रजातियां होती हैं। एक सफ़ेद कंद वाली भी होती हैं, लाल छिलके वाली भी होती हैं। तो अगेती फसल जो किसान भाई करते हैं वो कच्ची खोद का आलू ज़्यादा करते हैं। जो अगेती फसल लगाते हैं उसमें किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन होता है। कुछ प्रजातियां प्रमुख हैं अगेती, कुफरी पुखराज है, कुफरी मोहन है, तो इसको अगेती फसल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो मध्यम अवधि की फसल है उसमें कुफरी बहार है, कुफरी चिपसोना 1 है, कुफरी चिपसोना 3 है, कुफरी ख्याति है, कुफरी आनंद है। तो ये प्रजातियां मध्यम से देर से जो लगती हैं उनमें आती हैं। लाल छिलके वाली में अगर देखें तो कुफरी सिंदूरी है, कुफरी माड़िक आ गई है, एक नई वैरायटी है, और एक नई पोषण युक्त वैरायटी है ये कुफरी नीलकंठ, जिसमें मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा होते हैं। कुछ प्रसंस्करण वाली प्रजातियां होती हैं जिसमें चिप्स और पोटैटो फ्लेक्स बनाए जाते हैं। उसमें तो वो अलग प्रजातियां हैं? जी हाँ, वो कुफरी चिपसोना 1 है, कुफरी चिपसोना 3 है, कुफरी फ्राइओम है, कुफरी फ्राइसोना है, कुफरी लीमा है, एक नई वैरायटी है, अभी बाजार में कम है। लेकिन ये प्रजातियां हैं जिनको अलग अलग आधार पर अलग अलग आवश्यकता के अनुसार किसान भाई लगाते हैं जी। डॉक्टर साहब, वैज्ञानिक भी ये सलाह देते हैं और कृषि विशेषज्ञ भी ये सलाह देते हैं कि भाई उर्वरकों का प्रयोग तो आप करें लेकिन संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। तो आलू उत्पादन में हमें किस तरह के उर्वरकों का प्रयोग करना है? जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि जो आलू बेल्ट है जहाँ पे किसान भाई ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती जी। तो अगर ऐसे देखें तो जो वैज्ञानिकों के द्वारा संस्तुत उर्वरक है, तो ये कहा जाता है कि आप मिट्टी की जांच कराइए पहले। अच्छा। मिट्टी की जांच के आधार पे ही उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु औसतन करीब 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा और 100 से 120 किलोग्राम पोटास की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, अब समय आ गया है कि हम पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आज आपको दें। तो हमने पिछले सप्ताह 2 आपसे प्रश्न पूछे थे। एक था कि फसल अवशेष जलाने से खेत की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है कि मिट्टी के जीवांश नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। दूसरा हमारा प्रश्न था कि फसल अवशेष प्रबंधन में डिकम्पोजर का प्रयोग कैसे करें। तो भैया, इसके लिए आपको करना क्या है कि 200 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और डिकम्पोजर को अच्छी तरह से मिला दीजिए और 1 सप्ताह तक छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप चलाते रहिए, जिससे जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाए और जीवाणु एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद फिर आप जहां फसल अवशेष एकत्रित किए हैं उस पर स्प्रे करना है।
तो भैया ये दोनों प्रश्नों के उत्तर थे और कई हमें उत्तर प्राप्त हुए, लेकिन सबसे सही उत्तर दिया है हमारे जिला एटा के एक किसान हैं संतोष कुमार शर्मा जी। तो संतोष जी आपको बहुत बहुत बधाई। शीघ्र ही हम आपको अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान के रूप में आमंत्रित करेंगे। अब भैया आज के विषय से हम आपसे प्रश्न करते हैं, हमारे प्रश्न नोट कर लीजिए। पहला है कि आलू उत्पादन हेतु उद्यान विभाग की किस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है विभिन्न योजनाओं में अनुमन्य अनुदान का भुगतान सरकार द्वारा लाभार्थियों को किस माध्यम से किया जाता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमको जो हम पता बता रहे हैं उस पर भेज सकते हैं या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता कृषि दर्शन, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001 और ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। अब बहनों भाइयों, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।